Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 14 for the course of Advanced Reinforced Concrete Design 2. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 14 and week number 14. So in our today's class we are going to discuss about earthquake resistant of structures, जिसके अंदर हम थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड लेते हैं कि सीज़मिक की वेव्स किस तरह से जनरेट होती हैं, उसके बाद सीज़मिक के फोर्सेस क्या रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, देन हाउ पाकिस्तान इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीज़मिक जोन्स, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है क्या कॉन्फ़िगरेशंस या स्ट्रक्चरल सिस्टम्स जो हैं वो किस तरह से हम फॉलो करते हैं जब हम सीज़मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं। So for this topic we have these are suggested reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस बुक जो 3rd नंबर है स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट थ्योरी एंड डिज़ाइन बाय नदीम हसन, इस बुक के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, या सीज़मिक के हवाले से एक चैप्टर अवेलेबल है जो कि बेसिक इंट्रो जो है पूरा कंप्लीट कराता है, जिसके अंदर से आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस और डिटेल्स मिल जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले सीज़मिक वेव्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि लास्ट क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस कोर्स को मज़ीद हम एक्सप्लोर करते हुए आगे चलते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, तो वहाँ से हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस भी आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सीज़मिक वेव्स को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों को जो भी छोटी मोटी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम सीज़मिसिटी या जोनेशन ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करेंगे, and then we will go for the essentials of structural system for seismic resistance। कि seismic resistant structure बनाने के लिए हमारे पास structural systems की क्या necessities हैं। उसके बाद हम structural system for seismic forces discuss करेंगे, and then we will discuss the gross seismic response and influence of building configuration on seismic response। कि ओवरऑल स्ट्रक्चर या ओवरऑल स्ट्रक्चरल सिस्टम या बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से सीज़मिक के फोर्सेस को फेस करता है और सीज़मिक को जो है वो रिस्पॉन्स करता है। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीज़मिक वेव्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस कि सीज़मिक वेव्स बेसिकली जो है वो इरप्ट होती हैं वेव्स ऑफ एनर्जी की वजह से, दैट ट्रेवल्स बेसिकली थ्रू द अर्थ लेयर्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। एक जो है वो एनर्जी रिलीज होती है और वो जैसे ही सरफेस के अंदर या सरफेस के ऊपर आने की कोशिश करता है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से एक वो एनर्जी जो है बेसिकली आपका अर्थक्वेक अपीयर होता है, या जो है वो एक एक्सप्लोजन भी हो सकती है, या वोल्केनिज्म होता है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं। Seismic waves are studied by geophysicists called seismologists, and these waves are recorded by seismometers, hydrophones in water, and accelerometers or acceleograms on land। कि जब हम सीज़मिक की वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं, अगर अंडर वाटर ऑब्जर्वेशंस हैं तो हमारे पास सीस्मोमीटर्स या हाइड्रोफोन्स वगैरह यूज़ होते हैं। सीस्मोमीटर हाइड्रोफोन यूज़ होता है, और अगर आप लैंड के ऊपर सरफेस के ऊपर कहीं एक्सीलरोमीटर्स या एक्सीलरोग्राम्स या सीस्मोग्राफ्स लगा रहे हो तो वो डिवाइसेस हमारे सीस्मोग्राफ्स या एक्सीलरोग्राम्स कहलाते हैं। अब द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, जो वेव की स्पीड है, वेव की जो वेलोसिटी है, वो डिपेंडिंग होती है। इवन आजकल की ये वर्ल्ड के अंदर भी हम यही चीज़ें करते हैं। समटाइम्स हम कंक्रीट के लिए अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट, जो नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्ट मेथड है वो हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम वेव्स को पास करते हैं थ्रू द मटेरियल। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि एक डेंसर मटेरियल जो है उसके अंदर वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो हायर होगी, वेलोसिटी हायर होगी। जो लेसर या सॉफ्टर मटेरियल्स हैं उनके अंदर इंटेंसिटी कम होगी। So the propagation velocity of the waves depends on the density of the elastic of the medium, density of the medium, जिस मीडियम में से वो पास हो रहा है। अब ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस करा है कि जो क्रस्ट लेयर है बेसिकली वो आपकी सॉइली लेयर है, वो आपकी रॉकी लेयर भी हो सकती है, लेकिन जैसे आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ की अंदर की तरफ चले जाते हो फिर मोल्टन मटेरियल आता है, मोल्टन मटेरियल के बाद आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। तो जैसे आप अंदर की तरफ चले जाते हैं आपके मटेरियल जो है वो डेंसर होते जाते हैं, उनकी मटेरियल जो है वो डेंसिटीज हायर होती जाती हैं। तो जो अपर लेयर्स हैं उनके अंदर वेलोसिटी बेसिकली आपकी 2 to 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से अर्थ क्रस्ट के अंदर मूव करती है वेव वेलोसिटीज। लेकिन जैसे आप मेंटल के अंदर या डीप मेंटल में या
आउटर कोर या इनर कोर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 13 किलोमीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो मूव करती है। Earthquake basically creates distinct types of waves with different velocities, as we have already discussed in our previous classes. When reaching to the seismic observatories, जब आपके devices हैं जहाँ पे आपने observatory equipments लगाए हुए हैं, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमारे पास हमें different observations मिलती हैं। Their different travel time ये हेल्प करता है हमारे सीज्मोलॉजिस्ट को टू लोकेट द सोर्स ऑफ अर्थक्वेक हाइपोसेंटर। कि ये भी एक आपके प्रीवियस स्टूडेंट ने किसी ने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि हम हाइपोसेंटर की जो लोकेशन है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रैवल टाइम बेसिकली जो हमारा रिक्वायर है हमारे डिवाइस तक रीडिंग रिकॉर्ड करने के अंदर जो ट्रैवल टाइम रिक्वायर्ड होता है, वहाँ से हम एक अंदाज़ा लगाते हैं हमारे सीज्मोलॉजिस्ट कि हाइपोसेंटर या एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक बेसिकली कहाँ लोकेट करता है। अब ये हमारे पास एक वेव है जिसकी इस जो वेवलेंथ है बेसिकली दो वेव्स के दरमियान डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्रेस्ट कहते हैं, अपर पीक को, लोअर पीक को हम जो है वो ट्रफ कहते हैं, और इस इंटेंसिटी को बेसिकली जो है वो एम्पलीट्यूड कहा जाता है। नाउ इन जियोफिजिक्स द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये मैकेनिज्म्स हम दोनों लास्ट में डिस्कस कराए हैं ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर्स कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो मैकेनिज्म है जब वो अपीयर होते हैं वेव्स के अंदर तो वेव जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं, और उनकी वजह से जो है वो हम ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। आइदर जो अर्थक्वेक है वो शेलोअर अर्थक्वेक था या डीपर अर्थक्वेक था, तो उनकी वजह से हमारे पास जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद वेव्स अपीयर होती हैं इनटू द बॉडी और ऑनटू द सरफेस। तो टाइप्स ऑफ वेव्स दो किस्म की हैं, बॉडी वेव्स जिसको हम प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स दो क्लासिफिकेशंस हैं, और सरफेस वेव्स भी दो किस्म के होते हैं, एक रैली वेव्स कहलाते हैं, दूसरी लव वेव्स कहलाती हैं। नाउ बॉडी वेव्स के अंदर ट्रेवलिंग थ्रू इंटीरियर ऑफ अर्थ, बॉडी वेव्स अराइव बिफोर द सरफेस वेव्स इमिटेड बाय एन अर्थक्वेक। कि सरफेस वेव तो अभी तक अपीयर हुई नहीं, बॉडी के अंदर से जो वेव्स हैं वो सरफेस के ऊपर आने की कोशिश कर रही होती हैं, बॉडी के अंदर से ट्रेवल कर रही हैं। दीज वेव्स आर ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन सरफेस वेव्स। अब पी वेव्स बेसिकली किस तरह से होती हैं? पी वेव्स आपका जैसे ही एक वेव वेलोसिटी एक सरफेस के साथ टकराती है तो सरफेस के अंदर जो है वो कंप्रेशन डेवलप होती है। कंप्रेशन एक मेंबर की इटसेल्फ कंप्रेशन होती है और वो स्लोली बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लैकिश लाइन नजर आ रही है, ये जैसे ही ऊपर की तरफ आ रही होती हैं ये आपके मेंबर के अंदर एक जो है वो पैरेलल किस्म की एक जो है वो कंप्रेशन डेवलप करती है और ये वेव्स इस डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं अपर सरफेस की तरफ। दैट वेव्स बेसिकली आर नोन एज पी वेव्स। और सेकेंडरी वेव जैसे ही आपका फोर्सेज या इंटेंसिटी या जो एनर्जी अप्लाई हुई सरफेस के एंड के ऊपर, ये आपके एक कर्व फॉर्म के अंदर या जिगजैग फॉर्म के अंदर जो है वो वेव जनरेट कराता है और वो अपर सरफेस की तरफ मूव करती हैं। सो दीज आर नोन एज अ पी वेव्स एंड एस वेव्स। Kind of body wave is the P wave or primary wave. This is the fastest kind of seismic wave and consequently the first to arrive at the seismic station. ये एक तो फास्टेस्ट वेव है जो सबसे पहले जो है वो आपकी सीज्मिक लोकेशन के ऊपर पहुंचती है। द पी वेव कैन मूव थ्रू सॉलिड रॉक्स एंड फ्लूइड्स लाइक वाटर और लिक्विड्स ऑफ द और एनी टाइप ऑफ लिक्विड इनटू द अर्थ। अब ये वेव बेसिकली क्योंकि कंप्रेसिव है तो इस वजह से ये लिक्विड के अंदर भी मूव कर सकती है और रॉकी फॉर्म के अंदर या सॉइली फॉर्म के अंदर भी मूव कर सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है कि पी वेव्स अगर लिक्विड के अंदर रिमूव हो सकती है अपीयर, तो आपका आया जो एस वेव्स हैं वो लिक्विड के अंदर किस तरह से मूव करता है। जो मोस्टली आपके सुनामीज वगैरह या जो ओशंस के अंदर जो बड़ी बड़ी वेव्स डेवलप होती हैं वो बेसिकली आपकी पी वेव्स की वजह से डेवलप होती है। It pushes and pulls the rock. It moves through just like a sound waves push and pull the air. ये pushing and pulling force develop होता है P waves के अंदर. P waves are also known as a compressional waves because of the pushing and pulling they do. ये pushing and pulling force apply कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम इनको compressional waves भी कहते हैं और ये solids और liquids के अंदर भी होती हैं. Now we have a secondary waves. The second type of the body waves is the S waves or the secondary wave, which is second wave you feel by an earthquake. कि ये हमारे पास एक सबसे पहले वेव जो अपीयर हुई P वेव थी, ये सेकंड उसके बाद जो वेव अपीयर होता है वो बेसिकली आपकी सेकंड वेव या S वेव कहलाती है। And S wave is slower than P wave and can only move through solid rocks. ये सिर्फ solid rock के अंदर से मूव करती है, not through any liquid medium.
इस वजह से जो पी वेव्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं कंपेयर टू द एस वेव्स, क्योंकि लिक्विड्स के केस के अंदर ये वेव बेसिकली आपकी मूव नहीं करती. It is this property of S wave that leads seismologists to conclude that the Earth's outer core is basically a liquid. और इसी वेव की वजह से हमें ये पता चला कि जो आपका आउटर कोर है बेसिकली वो, और जो आपका मेंटल लेयर है वो लिक्विड्स है. अब ये लिक्विड्स के अंदर बेसिकली क्यों मूव नहीं करता? असल में होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप दो बंदों को आप किसी को आप धक्का देते हो, तो ये धक्का देने से क्या होता है, वो बंदा आगे की तरफ मूव करता है, फिर अपने पाँव के ऊपर खड़ा होता है, तो एक वेव टाइप की जनरेट हुई वेव, और वो वेव जो है बेसिकली कंप्रेसिव वेव थी. लेकिन जब आप एक जिगजैग फॉर्म के अंदर दो बंदों को आपस में खड़ा करो, और वही आप जिगजैग फॉर्म के अंदर जब आप रोटेशन डेवलप करते हो तो उनके दरमियान कोई इंटरलॉकिंग या बॉन्डिंग नहीं है, तो जिगजैग वेव बेसिकली जो है वो एक बंदे को मूव करेगी, लेकिन दूसरे बंदे को जो है वो कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है उन पार्टिकल्स के दरमियान. तो इस वजह से लिक्विडी पार्टिकल्स जो है उनके अंदर एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जो है वो मूव नहीं करती, लेकिन टी वेव्स जो है वो मूव करता है. देन वी हैव अ सरफेस वेव्स ट्रेवलिंग ओनली थ्रू द क्रस्ट. जब बॉडी वेव्स आपकी इरप्ट हुई, क्रस्ट तक पहुंची, तो क्रस्ट के अंदर जो है वो सरफेस वेव्स अपीयर हुई, जिसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं एस डब्ल्यू से. एस डब्ल्यू ऑफ अ लोअर फ्रीक्वेंसी देन बॉडी वेव्स एंड आर इजीली डिस्टिंग्विश्ड ऑन द सीस्मोग्राम एज अ रिजल्ट, जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं. दे अराइव आफ्टर बॉडी वेव्स. It is a surface waves that are almost entirely responsible for the damage and destruction associated with earthquakes. कि जो अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्शन है, जो सरफेस के ऊपर जो हमें डिस्ट्रक्शन नजर आती हैं, डैमेजेस नजर आती हैं, वो सारे के सारे जो है वो सरफेस वेव्स की वजह से नजर आते हैं, या जो सरफेस वेव्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल है उन तमाम डिस्ट्रक्शन के जो अर्थक्वेक की वजह से अपीयर होती हैं. अब सरफेस वेव्स बेसिकली सरफेस इटसेल्फ लाइक अ वाटर, जब आप एक पत्थर को फेंकते हो पानी के अंदर, पानी जो है वो लाइक अ वेव्स मूव करता है, इसी तरह से आपका सरफेस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स मूव करता है. तो ये आपकी वेव्स बेसिकली जो है वो सरफेस वेव्स कहलाती है. अब लव वेव्स एंड रेली वेव्स क्या हैं? The first kind of surface wave is called love wave, named after A.E.H. Love, a British mathematician जिन्होंने इस waves को अपना नाम दिया, propose किया. It is the fastest surface wave and moves ground from side to side, confined to the surface of the crust. Love waves produce entirely horizontal motion. ये आपके surface to surface move करता है बेसिकली, सरफेस टू सरफेस मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं, लेकिन ये एक किस्म का जो है वो पैरेलल डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स इसके मूव कर रहे होते हैं. लेकिन जो रैली वेव्स है बेसिकली उसके अंदर आपके क्या होता है, अदर काइंड ऑफ सरफेस वेव्स होता है रैली वेव नेम्ड आफ्टर जॉन विलियम स्टुअर्ट लॉर्ड रैली. अ रैली वेव रोल्स अलोंग द ग्राउंड, और उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली प्लेन सरफेस के अंदर मूव कर रहे थे. यहाँ पार्टिकल्स इटसेल्फ जो है वो भी रोटेट कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं ग्राउंड, जस्ट लाइक अ वेव रोल्स अक्रॉस द लेक और एन ओशन. ओशन के अंदर जो ओशन की वेव्स होती हैं जिस तरह से मूव करती हैं, उसी तरह से जो है वो रैली वेव्स मूव कर रहा होता है, बिकॉज इट रोल्स, इट मूव्स द ग्राउंड अप एंड डाउन एट साइड टू साइड इन द सेम डायरेक्शन. ये दोनों डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स को मूव करा रहा है. एक तो पार्टिकल्स को जो है वो रोल भी करा रहा है अप एंड डाउन डायरेक्शन के अंदर, दूसरा जो है वो साइड टू साइड पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो रैली वेव्स भी डेंजरस कंसीडर होती है. Most of the shaking felt from an earthquake is due to the Rayleigh wave, which can be much larger than the other waves. Any type of other wave जो है उससे आपके Rayleigh waves जो हैं वो उनकी इंटेंसिटी, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं. Now we have a uses of seismic waves. एक तो seismic waves हमारे पास हमारे लिए as an earthquake prone areas के अंदर it's dangerous, लेकिन seismic waves को बाद में हमने अपने एक ह्यूमैनिटी ने अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया. उन वेव्स की वजह से हमने एक्सप्लोरेशंस भी की. ऑन द बेसिस ऑफ सीस्मिक वेव्स वी डिफरेंशिएट डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ. सबसे पहले हमारी जो है वो इन लेयर्स की रिकॉग्नाइजेशन हुई. अर्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट लेयर्स के अंदर, एंड देन वी यूज दिस टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर्स इनटू द अर्थ. उनको भी हमने एक्सप्लोर किया. ऑयल्स एंड गैस एक्सप्लोरेशंस वगैरह भी आपकी जो है वो सीस्मिक वेव्स की वजह से आप क्लियर करा सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो ये आपके पास ऑलरेडी एक सीस्मिक जो है वो ओवरऑल सीस्मोलॉजी ऑफ द अर्थ है, इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ है. वी हैव इनर कोर, आउटर कोर, एंड वी हैव अ मेंटल लेयर, मोल्टन मटीरियल. देन अपर मोस्ट लेयर इज बेसिकली द क्रस्ट.
कि डिफरेंट लिथोस्फीयर्स हैं, एंथीनोस्फीयर्स हैं, not up to the scale, but this is the innermost core basically of the earth, different layers of the earth, as we have already discussed in our previous classes. अब आते हैं seismicity of पाकिस्तान के ऊपर. पाकिस्तान basically is an earthquake prone country, as we have already known. Even recently जो है वो earthquake एक appear हुआ था जो हमारे northern areas के अंदर. A number of earthquakes have hit Pakistan, resulting in the losses of lives and properties. बहुत सारे अर्थक्वेक आ चुके हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर. पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेजेंटली हैज अ नेटवर्क ऑफ 11 seismic stations by using recorded data, the seismicity and zoning maps of the Pakistan. कि पाकिस्तान के अंदर जोनिंग मैप के हिसाब से जो 11 डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं seismic stations लगे हुए हैं, जिनसे हमें जो है वो seismicity की वैल्यूज या हमें seismic का रिकॉर्ड एक मुहैया होता है, आइडेंटिफाई होता है. From recent experiences, October 2005, Kashmir earthquake, it emphasized the importance of redefining the seismic zonation for whole Pakistan, especially the seismically active areas, to minimize further losses of human lives and failure of infrastructures due to such quakes. कि जो earthquake हमारी जो zonation थी, जो हमने zonation बनाई हुई है मुल्क के लिए, उस zonation के हिसाब से हमने different devices भी लगाए हुए हैं और उन devices से हमें data record भी हो रहा होता है. लेकिन जो अर्थक्वेक आया 2005 के अंदर, कश्मीर अर्थक्वेक जो अपीयर हुआ, वो एक जोनेशन से हटके था. जो हमारी सीज्मिसिटी या हमारी जो प्रेडिक्शंस थी उस प्रेडिक्शन से थोड़ा सा मुख्तलिफ था. उसने हमें मजबूर किया, हमारे मेट्रोलॉजिकल या हमारे पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं उनको मजबूर किया कि यू हैव टू चेंज योर होल जोनेशन नेटवर्क. तो उसके ऊपर भी आई थिंक काम चल रहा है. लेकिन जो है वो उसके बाद जो है चीज़ों के ऊपर हमारा अभी तक एक रिफाइंड फॉर्म के अंदर या मॉडिफाइड वर्जन जो है जोनेशन का अभी तक नहीं आया. लेकिन होपफुली जो है इसके ऊपर काम चल रहा होगा. तो उसके बाद आते हैं जियोग्राफिकल एंड टेक्टोनिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान. कि सीज्मिसिटी के अंदर पाकिस्तान जो है जियोग्राफिकली कहाँ लाया करता है और टेक्टोनिक प्लेट्स जो है पाकिस्तान की वो कौन कौन सी पाकिस्तान को इफेक्ट करती है. Pakistan is situated in southeast region, as we already know, between the longitude 61 degrees 76 east degrees and latitude we have 24 and 37 degrees north, covering the total land of 796,095 square kilometers. और हमारा जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ भी शेयर होता है, इंडिया के साथ भी शेयर होता है, अफगानिस्तान एंड चाइना के साथ. और पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, मैप है, वो भी हम देखते हैं. लेकिन पाकिस्तान को जो जोनेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जोनेशन किस तरह से बनाई गई, वो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1998 के अंदर एक जोनेशन मैप बनाया था पाकिस्तान का बाय अर्थक्वेक डेटा, जो कि डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल सीज्मोलॉजिकल सेंटर ISC एंड PMD इटसेल्फ. इन डिपार्टमेंट्स ने PMD ने इन डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम 1905 टू 1998. 1905 से लेकर 1998 तक का जो डेटा था वो कलेक्ट करने के बाद PMD के पास अपना डेटा भी था, सीज्मोलॉजिकल सेंटर से कलेक्ट किया, USGS डिपार्टमेंट से भी कलेक्ट किया. और इन तमाम डेटा को सामने रखने के बाद जो है पाकिस्तान को डिफरेंट जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया बेस्ड ऑन अर्थक्वेक्स, बेस्ड ऑन जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स लोकेशन. The seismicity of Pakistan concerned with the series of earthquakes damaging different areas of Pakistan at huge extent. कि ये तो हम ऑलरेडी देखते हुए आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स आते रहे हैं और आते रहेंगे. पाकिस्तान एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और उसके अंदर जो है वो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी अपीयर होती रहती है. तो पाकिस्तान बेसिकली जो है सिस्मिक जोनेशन ऑफ पाकिस्तान 4 जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है. द डार्केस्ट कलर बेसिकली इज जोन 1 एंड वी हैव लाइटर कलर्स आल्सो. यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन 1, जोन 2A, जोन 2B, जोन 3 एंड जोन 4. जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं जोन आपके वेरी होते जाते हैं और यहाँ पे आपकी लोकेशंस एंड डिग्रीज हैं नॉर्थ के हिसाब से, और जो आपकी टोटल जो जोनेशन इन द मैप है, यानी कि आपका पूरा वर्ल्ड के अंदर किस लोकेशंस के ऊपर पाकिस्तान लाई कर रहा है, और ये डिफरेंट आपके जोन्स हैं. पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल कंडीशंस लैंड से लेके एक मोस्ट सीवियर कंडीशन तक अर्थक्वेक अपीयर हो सकते हैं. सीवियर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज भी पाकिस्तान के अंदर हैं. अब पाकिस्तान के अंदर मेजर 3 अर्थक्वेक आ चुके हैं आज तक, जो मेजर मोस्ट डेंजरस अर्थक्वेक्स हैं जो आफ्टर 2000 अपीयर हुए हैं. वो अर्थक्वेक 2005 था, एक अर्थक्वेक 2008 है एंड दूसरा अर्थक्वेक 2013 है. इन तीनों अर्थक्वेक्स की बेसिकली हम थोड़ी सी केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं
उसके अंदर आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्कशन भी आ जाएगी और डिफरेंट जोनेशंस की भी डिस्कस हो जाएगी। नाउ अर्थक्वेक ऑफ 2005 अर्थक्वेक जो है वो 8 अक्टूबर 2005 को एक अर्थक्वेक अपीयर हुआ मैग्नीट्यूड 7.6 का, जिसने अराउंड 80,000 पीपल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड कश्मीर के अंदर जो है वो उसकी वजह से बंदे जो है वो डेथ हो गई और अराउंड 3 मिलियन पीपल्स जो है वो होमलेस हो गए। और ये इस लोकेशन के ऊपर अराउंड जो है ये अर्थक्वेक अपीयर हुआ था। द सीवियरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक डिजास्टर वाज रिलेटेड टू इट्स मैग्नीट्यूड, शैलो डेप्थ। एक तो इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हायर थी, अर्थक्वेक 7.6 मैग्नीट्यूड का था। दूसरा इसकी शैलो डेप्थ थी कि ये एक क्रस्ट के अंदर से इरप्ट हुआ था। और तीसरा जो है सॉइल एम्प्लीफिकेशन, सॉइल के अंदर जो क्लासिफिकेशंस थी वो भी चेंज हो गई। सॉइल बेसिकली जो है वो लाइक लिक्विडिफाई हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो है वो एंड पुअर कंस्ट्रक्शन, कि पाकिस्तान के अंदर उन एरियाज के अंदर जहाँ पे ये अपीयर हुआ अर्थक्वेक, वहाँ पे ऑलरेडी लोगों के जो मकान बने हुए थे वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट थे ही नहीं, पुअर कंस्ट्रक्शन बनी हुई थी, वो घर भी मकान भी तबाह हो गए। इस वजह से 30 लाख बंदे जो हैं वो अफेक्ट भी हुए और अराउंड 80,000 पीपल जो है वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये सुबह के तकरीबन 9 बजे के करीब ये अर्थक्वेक आया था। 10 किलोमीटर्स डेप्थ के अंदर से ये इरप्ट हुआ था। 79,000 पीपल्स डाइड इन पाकिस्तान, अराउंड 1400 पीपल डाइड इन इंडिया, कोलैप्स स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, 3 मिलियन पीपल्स वर होमलेस। एंड देन वी हैव अब ये अर्थक्वेक की अकरेंस क्या थी, इस अर्थक्वेक क्यों ये अर्थक्वेक अपीयर हुआ या इसका मेन रीजन क्या था। द अर्थक्वेक अकर्ड इन मेन बाउंड्री थ्रस्ट जोन। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जोन यानी कि फॉल्ट जोन जो बेसिकली था व्हिच रन्स अलोंग द हिमालयन आर्क फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर्स। जो रॉक्स के दरमियान जो एक फॉल्ट लाइन थी जिसके अंदर ये स्लिपेज अपीयर हुआ वो 2500 किलोमीटर की लेंथ के ऊपर था। एंड द एपिसेंटर ऑफ दिस अर्थक्वेक बेसिकली वाज नियर मुजफ्फराबाद सिटी, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। कि आज़ाद कश्मीर का कैपिटल जो मुजफ्फराबाद है उसके बिल्कुल नज़दीक जो है वो इसका एपिसेंटर था और वहाँ से जो है वो ये अर्थक्वेक अपीयर हुआ था। नाउ वी हैव अर्थक्वेक ऑफ सितंबर 24, 2013 जो कि सेकंड डेंजरस अर्थक्वेक था, वो 2013 के अंदर आया सितंबर में। इस तकरीबन शाम के 4:30 बजे एक डेंजरस टाइम के ऊपर यह अर्थक्वेक अपीयर हुआ जिसकी मैग्नीट्यूड 7.7 थी और ये शैलो डेप्थ के ऊपर 23 किलोमीटर्स ज़मीन के अंदर इनटू द क्रस्ट लेयर ये अपीयर हुआ। सीज़मिकली एक्टिव एरिया जो अराउंड 63 किलोमीटर्स था या 36 माइल्स था फ्रॉम द सिटी ऑफ एवरान लोकेटेड इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। ये बलूचिस्तान के अंदर एवरान सिटी के पास जो है वो ये अर्थक्वेक अपीयर हुआ था। ये एक बेसिकली टेक्टोनिक सेटिंग की वजह से अपीयर हुआ था। अर्थक्वेक जो प्रीवियस अर्थक्वेक था वो आपका एक रॉक्स के दरमियान, फॉल्ट लाइन के दरमियान जो है वो एक स्लिपेज था रॉक्स का आपस में 2500 किलोमीटर्स का, और यहाँ पे टेक्टोनिक सेटिंग की वजह से ये सेकंड अर्थक्वेक आया था। अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट द अर्थक्वेक व्हिच हैड अ relatively shallow depth was centered at a complex triple junction between Arabian tectonic plate, Eurasian plate and Indian plate। 3 टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में एक किस्म का जो कन्फ्लिक्ट था, ट्रिपल जंक्शन था, वहाँ पे उस रीजन की वजह से ये अर्थक्वेक जो है वो 2013 के अंदर अपीयर हुआ पाकिस्तान में। किस तरह से अपीयर हुआ, लेट्स सपोज here we have a Euro-Asian tectonic plate। ये आपकी यूरो-एशियन टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री जा रही है। ये आपका एक जो है वो अरेबियन सी या आप इसको कह दें कि अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट है बेसिकली, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान जो है ये अर्थक्वेक अपीयर हुआ था। ये किसने इसको जस्टिफाई किया? अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट द अर्थक्वेक व्हिच हैड अ रिलेटिवली शैलो डेप्थ वाज सेंटर्ड एट अ कॉम्प्लेक्स ट्रिपल जंक्शन इन द अर्थक्वेक सबसरफेस वेयर अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट इज पुशिंग इट्स वे बीनीथ द यूरो-एशियन प्लेट। कि अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो मूव कर रही है यूरो-एशियन प्लेट के नीचे, एंड द इंडियन प्लेट बेसिकली इज रैमिंग बोथ ऑफ देम फ्रॉम द साउथ। कि इंडियन प्लेट साउथ की तरफ से उन दोनों को जो है दरमियान में रगड़ डेवलप कर रही है। अरेबियन प्लेट जो है वो यूरो-एशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जो कि एक सबडक्शन प्रोसेस था जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा है। और इसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स ट्रिपल जंक्शन, एक बहुत ही एक सीवियर और डेंजरस मैकेनिज्म डेवलप हो गया जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक अपीयर हुआ था। और इसी अर्थक्वेक की वजह से एक आइलैंड अपीयर हुआ पाकिस्तान के अंदर। यूनिक हैपनिंग क्वैक्स टेक्टोनिक्स क्रिएटेड एन आइलैंड इन पाकिस्तान।
और ये बलूचिस्तान के रीजन के अंदर स्टिल आई थिंक अवेलेबल है। द न्यू आइलैंड नाउ एक्सटेंडिंग 20 मीटर 60 to 70 feet above the water began emitting poisonous methane gas on September 26 कि 24 सितंबर को ये अर्थक्वेक आया और 26 सितंबर को हमें एक न्यू आइलैंड नज़र आया जो कि अराउंड 20 मीटर या 60 to 70 फीट हाई था और यहाँ पे डिफरेंट पॉइजनस गैस जो है वो मीथेन की वो भी इरप्ट होना शुरू हो गई। अर्ली रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट एटलीस्ट 350 people died and 450 people were injured at the results of collapses of mud brick houses and poorly constructed buildings. 90% of Avran city was destroyed. तो ये एक ट्रिपल जंक्शन प्रोसेस था। उस ट्रिपल जंक्शन प्रोसेस की वजह से ये अर्थक्वेक अपीयर हुआ और इस अर्थक्वेक की वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो एक यूनिक एक आइलैंड भी अपीयर हुआ और उस आइलैंड के अंदर से वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस भी इरप्ट होना शुरू हो गई। तो और इसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन थी वो सिटी तो अराउंड 90% डिस्ट्रॉय हो गया था। अराउंड 350 पीपल जो है वो डेथ हो गए थे, 450 पीपल जो है वो इंजर्ड हो गए थे। तमाम जो सिटी 90% डिस्ट्रॉय हो गया था तकरीबन। Then we have a third earthquake which was occurred in 28th October 2008. This earthquake also struck near Quetta, the capital of Balochistan province. Quetta hit by a devastating earthquake in 1935. ये तो हम ऑलरेडी तारीख में जानते हैं कि बहुत पहले 1935 के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक क्वेटा के अंदर आया था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट क्वेटा सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था कहते हैं। इज लोकेटेड in a fault zone causing the ongoing collision of Indo-Australian and Eurasian plate। ये तो ऑलरेडी हमें पता है या इसके ऊपर जो है वो इंडिया के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च हुई थी कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है बेसिकली ये आपकी मूव कर रही है जो यूरोशियन प्लेट है उसके नीचे, यानी कि सबडक्शन प्रोसेस डेवलप हो रहा है। फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक ये मैकेनिज्म एक डेवलप हुआ या स्टार्ट हुआ हुआ। इसकी वजह से एक अर्थक्वेक 2008 के अंदर भी अपीयर हुआ था जो कि क्वेटा के अंदर, और इसी की अर्थक्वेक जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से 1935 के अंदर जो अर्थक्वेक आया था वो भी इसी रीजन की वजह से अपीयर हुआ था। Ziyarat located in the hills and one of the most poorest areas of Pakistan was devastated by the landslides and collapse of mud brick houses। तमाम जो है वो डिस्ट्रक्शन हो गई, मड ब्रिक हाउसेज जो थे वो तमाम कोलैप्स हो गए। अर्ली एस्टिमेट्स इंडिकेट दैट एज मेनी एज 12,000 एंड नाउ होमलेस इन 40 डिग्रीज वेदर। जो है वो 12,000 के करीब जो है वो लोग जो है वो बेघर हो गए थे एक हाईली जो है वो हॉट टेम्परेचर्स के अंदर, और जो है वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी तबाही इस अर्थक्वेक की वजह से। This earthquake basically has an intensity या magnitude जो था वो 6.4 earthquake का था that had hit Pakistani province of Balochistan in 29 October 2008. The US Meteorological Survey reported that the quake occurred 60 kilometers north of Quetta and 180 kilometers southeast of Afghanistan city of Kandahar at 4:09 local time 28th October at the depth of 15 kilometers. ये शेलो डेप्थ के ऊपर यह अर्थक्वेक अपीयर हुआ था। मोर देन 200 वर इंजर्ड एंड 120,000 वर होमलेस। अदर क्वेक्स जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, 1974 के अंदर एक अर्थक्वेक आया था जिसके अंदर जो डेथ्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो 5300 डेथ्स हुई थी, 17,000 वर इंजर्ड। हंजा, हजारा एंड स्वात डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट पंजाब प्रोविंस नेम्ड एज 1974 हंजा अर्थक्वेक। And in 1935 we also have a magnitude of 7.7 earthquake और इसके अंदर जो है वो around 30,000 people were died and 60,000 people were injured। Location Alijan, Balochistan and named as 1935 Balochistan earthquake। और ये डेंजरस अर्थक्वेक जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर आ चुके हैं पहले। तो ट्रिपल जंक्शन जो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, जो पाकिस्तान के बीनीथ एक ट्रिपल जंक्शन बिटवीन द टेक्टोनिक प्लेट्स है, और वही टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से मोस्ट ऑफ द रीजन्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो अर्थक्वेक अपीयर होते हैं। और उन्हीं अर्थक्वेक के लिए हमारा कंट्री जो है वो 4 डिफरेंट जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जोनेशन ऑफ पाकिस्तान बनाई गई है। जोन 1 बेसिकली इज द लीस्ट प्रोन एरियाज एंड जोन 4 बेसिकली आर द हाईली प्रोन एरियाज। और उन्हीं एरियाज या उन्हीं जोनेशन के हिसाब से जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं हम उन्हीं जोन के जो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स वैल्यूज़ हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। नाउ व्हाट आर द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो हमें इस मसले को बेसिकली सीरियसली देखना होगा। उसके लिए हमें कम से कम 20 से 30 लाख जो है वो नए घर वगैरह अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बनाने चाहिए।
न्यू स्कूल्स एंड हाउसेज, हॉस्पिटल्स वगैरह भी होनी चाहिए हमारे पास, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। बेसिकली न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट आर आल्सो रिक्वायर्ड एज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे और इस चीज़ को सीरियसली लेना होगा। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर सिस्मिक रेजिस्टेंस, कि स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है फॉर द सिस्मिक रेजिस्टेंस, या सिस्मिसिटी को रेजिस्ट करने के लिए, सिस्मिक फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए क्या हमारे पास स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर नेसेसिटीज होनी चाहिए। और स्ट्रक्चरल सिस्टम्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल व्हेन रिस्पॉन्स टू अर्थक्वेक इंड्यूस्ड फोर्सेस इज ऑफ कंसर्न। तमाम स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो उस इंपॉर्टेंस से या उस तरह से नहीं बनाए गए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाए गए, या वो इक्वली जो है वो बिहेव नहीं करते व्हेन दे आर फेसिंग सिस्मिक फोर्सेस। Aspects of structural configuration, symmetry, mass distribution and vertical regularity must be considered, and the importance of strength, stiffness and ductility in relation to the acceptable response appreciated। कि जब भी आप एक स्ट्रक्चर बनाने लगे हो, आपके लिए जो स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर की जो ज्योमेट्री है, वो एक प्रॉपर रोल प्ले करती है। सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर एक प्रॉपर रोल प्ले करती है। मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक प्रॉपर रोल प्ले करती है। जिस तरह से हम मेंबर को मेंबर के साथ कनेक्ट करते हैं, फ्लोर टू फ्लोर कनेक्टेड है, कॉलम की जो लोकेशन है अपर फ्लोर्स की वो लोअर फ्लोर्स की कॉलम की लोकेशन से कितना कोइंसाइड कर रहा है, इसेंट्रिसिटी कितनी डेवलप हो रही है, वॉल्स जो है वो अपर फ्लोर्स की किस ओरिएंटेशन के ऊपर है, लोअर फ्लोर्स की किस ओरिएंटेशन के ऊपर है, जो ग्रेविटी लोड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है आया वो मेंबर टू मेंबर कनेक्टेड है या नहीं है। सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को आप एक बिल्डिंग को कट कर रहे हो सेंटर में से, तो दोनों एक मिरर इमेज डेवलप करने चाहिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेंथ्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, स्टिफनेसेस ऑफ द स्ट्रक्चर हैं, डक्टिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर हैं, तमाम चीज़ों को हमने प्रॉपरली एक जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज, तमाम चीज़ों को हमने प्रॉपर गाइडलाइंस एंड कोड्स के हिसाब से कंसिडर करना होगा। द फर्स्ट टास्क ऑफ द डिज़ाइनर विल बी टू सेलेक्ट अ स्ट्रक्चरल सिस्टम, कि डिज़ाइनर का जो सबसे पहला काम है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल सिस्टम को सिलेक्ट करना है, जो कि बेसिकली एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म दे सके अंडर सिस्मिक रेजिस्टेंस विद इन अ कॉन्स्ट्रेंट्स डिक्टेटेड बाय द आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स। कि जो आर्किटेक्चर एक हमें सजेस्ट करता है, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मस्ट हैव टू सिट ऑन द टेबल। उन दोनों ने आपस में बैठ के एक चीज़ को जस्टिफाई करना है विद प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स, और एक प्रॉपर ज्योमेट्री चूज करनी है, प्रॉपर बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन चूज करना है, प्रॉपर मटेरियल्स चूज करना है, तभी जो है वो कम्युलेटिव पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक सिस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बन पाएगा। Where possible, architect and structural designer should discuss alternate structural configurations। जहाँ पे भी उनको थोड़ा सा डाउट लगता है वो आपस में दोबारा बैठें और उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन को चूज करें एट द अर्लीस्ट स्टेप्स ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टू इंश्योर दैट अनडिजायरेबल ज्योमेट्री इज नॉट लॉक्ड इनटू द सिस्टम बिफोर स्ट्रक्चरल डिजाइन बिगिंस। कि कहीं पे स्ट्रक्चरल जो कनेक्टिविटी बिटवीन द मेंबर्स, आजकल का जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे हम पूरे डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर्स, एस्थेटिक स्ट्रक्चर्स बनाने के चक्कर में हम स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, बिल्डिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उन एलिमेंट्स के दरमियान हम कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, इरेगुलरिटीज डेवलप कर देते हैं। मेंबर्स के अंदर जो एक फोर्सेस की ट्रांसफॉर्मेशन है, फोर्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सिस्टम को हम ब्रेक कर देते हैं। इसी वजह से हमारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं उनको बैठ के डिफरेंट अल्टरनेटिव अप्रोचेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है वो हम एक प्रॉपर चूज ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन हम चूज कर सकें। इरेगुलरिटीज ऑफन अनअवॉइडेबल, इरेगुलरिटीज मटेरियल्स के दरमियान, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के दरमियान इरेगुलरिटी जो है वो हमें अवॉइड करनी है, कंट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल बिहेवियर। एक पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेंज हो जाता है। व्हेन नॉट रिकॉग्नाइज्ड दे मे रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड डैमेज और इवन कोलैप्स। अगर आप उस इरेगुलरिटी को डिफाइन नहीं कर पाते, उसको कैच नहीं कर पाते, उसको कंसीडर नहीं करते व्हाइल डिजाइनिंग और एनालाइजिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, आपका किसी भी वक्त जो है वो अंडर नॉर्मल सीस्मिक स्ट्रेसेस आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो सकता है, स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपके डैमेजेस अपीयर हो सकते हैं। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं हमारे पास। किस टर्म्स के अंदर इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, किन चीज़ों के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस इन द ज्योमेट्रीज।
कि ज्योमेट्रीज हम कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो हमारा प्लान था फर्स्ट स्टोरी के अंदर, प्लान दूसरा है, कंप्लीटली चेंज है। सेकंड स्टोरी के ऊपर जो प्लान है वो कंप्लीटली चेंज है। थर्ड स्टोरी के अंदर ज्योमेट्री कंप्लीटली चेंज है। तो ज्योमेट्री जिस तरह से आप इंटरप्ट डेवलप कर रहे हो, ज्योमेट्री जिस तरह से आप चेंज कर रहे हो, ओवरऑल आपका जो लोड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, इरेगुलरिटीज डेवलप हो गई। देन वी हैव इंटरप्शंस इन लोड पाथ्स, कि जो कॉलम जिसके ऊपर जो आपका अपर स्टोरी से जो लोड ट्रांसफर हो रहा है इनटू द मेंबर्स, अपर स्टोरी का जो लोड है कॉलम से ट्रांसफर करना है इनटू द लोअर स्टोरी, देन सब्सिक्वेंट स्टोरीज के अंदर ट्रांसफर होता होता अप टू द फाउंडेशन लेवल तक आता है। अगर हमने कॉलम को कहीं ब्रेक कर दिया, कॉलम के अंदर से जो लोड ट्रांसफर हो रहा था वो उनके अंदर इंटरप्ट डेवलप कर दिया, उनको एक प्रॉपर जो है वो स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं प्रोवाइड की, डिसकंटिन्यूटीज इन बोथ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेसेस, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस मेंबर्स के दरमियान जो है वो हमने डिसकंटिन्यूटी डेवलप कर दी, डिस्ट्रप्शंस इन क्रिटिकल रीजंस बाय ओपनिंग, कि जहाँ पे क्रिटिकल रीजन आ रहे थे, क्रिटिकल मूवमेंट्स डेवलप हो रही थी, क्रिटिकल सेक्शन था, बिल्कुल एक पुअर सेक्शन, एक प्रॉपर जो है वो हमें एक अटेंशन की जरूरत थी उस सेक्शन के अंदर, वहाँ पे हमने ओपनिंग प्रोवाइड कर दी पूरे कंप्लीट सेक्शन को। अनयूजुअल प्रोपोर्शंस ऑफ मेंबर्स, रिटर्न कॉर्नर जिनकी डिग्रीज ऑफ एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कॉर्नर हमारा 90 डिग्रीज का भी होता है, कॉर्नर हमारा 180 डिग्री से भी बड़ा हो जाता है। Lack of redundancy and interference with intended or assumed structural deformations are only few of the possibilities. कि जो irregularities हम बात कर रहे थे उनके अंदर ये तमाम चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हो गई कि स्ट्रक्चर के अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, ज्योमेट्रीज प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेसेस की डिसकंटिन्यूटीज डेवलप हो गई, ओपनिंग्स आपने रिलीज कर दी, वहाँ पे मेंबर्स के अंदर जो है वो प्रोपोर्शंस डिफरेंट हो गई, कॉर्नर्स आपने बढ़ा दिए, लेक ऑफ रिडंडेंसीज हो गई, इंटरफेरेंस एंड अज्यूम जो है वो डिफॉर्मेशंस थी उनको हमने चेंज करते रहे। तो ये आपकी सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी हमें एक प्रॉपर अटेंशन प्रोवाइड करनी है इन तमाम चीज़ों के अंदर, अगर आप एक स्ट्रक्चरल सिस्टम, प्रॉपर स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाने लगे हो सीस्मिक रेजिस्टेंस के लिए। The recognition of these irregularities and of conceptions for remedial measures for the avoidance or mitigation of their undesired effects rely on the sound understanding of the structural behavior. कि ये तमाम जो आपकी irregularities थी इनके लिए जो आप एक पॉसिबल रेमिडियल मेजर प्रपोज करने लगे हो, इट विल बी डिपेंडिंग बेस्ड ऑन द ह्यूज एक्सपीरियंस, कि अगर आप एक प्रॉपर रेमिडियल मेजर सजेस्ट कर रहे हो तो इट मस्ट बी अ प्रॉपर रेमिडियल मेजर, अल्टरनेट अप्रोच देनी है, अदरवाइज जो है वो आपने इनके अंदर से डिसकंटिन्यूटीज या इरेगुलरिटीज प्रोवाइड नहीं होने देनी कहीं पे भी सीस्मिक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के अंदर। नाउ दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो कि आपको पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम नजर आ रहे हैं। इन सिस्टम्स के अंदर आपकी जो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन है कंप्लीटली वो टोटली डिफरेंट है। ऑफ कोर्स दिस स्ट्रक्चर्स लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, इनका एस्थेटिक व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इनको सीस्मिक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। इनके अंदर ना कॉलम्स का पता चल रहा है कहाँ पे हैं। अगर हम सीस्मिक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर अटेंशन इरेगुलरिटीज को हमने फोकस करना होता और हम उन इरेगुलरिटीज को कम से कम जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर ज्योमेट्रीज डिफरेंट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ज्योमेट्रीज डिफरेंट है, तो हमें इरेगुलरिटीज से जो है वो अवॉइड करना है। इवन सम केसेस के अंदर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अपर फ्लोर्स के अंदर हमारे पास कॉलम की लोकेशन जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे कॉलम की लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। Awareness to search for undesired structural features and design experience are invaluable attributes. The relative importance of some irregularities may be quantified. जो irregularities हैं उनको हमने find out करना है. And with respect to the provided guidelines from the codes and standards, we have to follow the codes and standards. कि कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, तभी आप इरेगुलरिटीज को टच कर सकते हैं या छेड़ सकते हैं, कितना हम उसे प्ले कर सकते हैं, इज आल्सो वी हैव टू फॉलो द लिमिटेशंस। एग्जांपल्स फॉर एस्टिमेटिंग द क्रिटिकलिटी ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज इन फ्रेम्ड बिल्डिंग्स और इन गिवन इन द नेक्स्ट सेक्शंस। कि हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज कौन सी हैं, वर्टिकल इरेगुलरिटीज कौन सी हैं, उन तमाम इरेगुलरिटीज को हमने फोकस करना है। लिमिटेड जो वैल्यूज हैं, लिमिटेड गाइडलाइंस हैं, लिमिटेड कोड्स की जो स्टैंडर्ड सजेस्टेड वैल्यूज हैं, उनको हमने फोकस करना है।
So now we have a structured system for seismic forces के seismic forces को structured system किस तरह से behave करता है या उनको जो है वो face करता है. The primary purpose of all the structures used for the buildings to support the gravity loadings. ये आपके एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हैं, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे. हमारा जो मेन पर्पस क्या होता है स्ट्रक्चर का कि ऑल द ग्रेविटी लोड शुड बी properly distributed into the members and properly transferred from member to member into the foundations. However, some buildings may also be subjected to the lateral forces due to wind or earthquakes. कि मेजर पर्पस था ग्रेविटी लोडिंग. सम केसेस के अंदर हमारे पास विंड लोड्स आ जाते हैं, स्पेसिफिकली जो है वो सीज्मिक लोड्स भी आ जाती हैं. The taller the building, the more significant effects of lateral forces will be. कि जितनी बिल्डिंग आपकी हायर है, लेंथ उसकी जितनी बड़ी है, हाइट उसकी जितनी बड़ी है, आपके पास जो सिग्निफिकेंट फोर्सेस का जो इम्पैक्ट है और लेटरल फोर्सेस का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. It is assumed here that the seismic criteria rather than the wind or blast forces govern the design for lateral resistance of buildings. कि अगर आप सीज्मिक को कंसीडर कर रहे हो तो ब्लास्ट फोर्सेस हैं या विंड फोर्सेस हैं उनको कंसीडर करने की जरूरत भी नहीं है इवन इन सम केसेस के अंदर, क्योंकि सीज्मिक की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है. 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द बिल्डिंग्स. 3 स्ट्रक्चरल सिस्टम हम फॉलो करते हैं. 3 स्ट्रक्चरल सिस्टम कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द स्ट्रक्चरल फ्रेम सिस्टम. फ्रेम सिस्टम जिसके अंदर आपका कॉलम बीम का नेटवर्क होता है या ट्रस सिस्टम्स होते हैं, कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, इंक्लाइन ब्रेसेस हैं. Structures of multi-story reinforced concrete buildings often consist of frames. Reinforced concrete buildings को हम देखते हैं नॉर्मली कि जो फ्रेम्स के नेटवर्क से बनाई जाती हैं, कॉलम्स हो गए, बीम्स हो गई और फ्लोज हो गए कनेक्टेड. Beam supporting floors and columns are continuous and meet at nodes called bridge joints. कि जहाँ पे कॉलम, स्लैब और आपस में बीम जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, वो एक आपस में एक प्रॉपर अच्छा सा रिजिड एक जॉइंट बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं. सच फ्रेम्स कैन रियली कैरी ग्रेविटी लोड्स व्हाइल प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. कि आपके जो फ्रेम नेटवर्क है बेसिकली वो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है तमाम ग्रेविटी लोड्स को और समहाउ वो बहुत ही अच्छा रेजिस्ट करता है सीज्मिक प्रेशर्स और फोर्सेस को. एंड देन वी हैव अ सेकंड सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम. तो वहाँ पे फ्रेम के बजाय हम तमाम नेटवर्क को जो डिस्ट्रीब्यूशन है फोर्सेस की वो थ्रू वॉल्स कर रहे होते हैं. व्हेन अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स परमिटेड रेजिस्टेंस टू लेटरल फोर्सेस मे बी असाइंड एंटायरली टू स्ट्रक्चरल वॉल्स यूजिंग रीइंफोर्स्ड और मैसनरी कंस्ट्रक्शंस. कि आपके जो भी प्रेशर्स हैं, आया जो ग्रेविटी लोड्स हैं, आया जो आपके सीज्मिक या लेटरल प्रेशर्स हैं, वो तमाम के तमाम प्रेशर्स और इंटेंसिटी जो हैं वो थ्रू वॉल्स, रीइंफोर्स कंक्रीट की या मैसनरी की बनी हुई तमाम वो ट्रांसफर करती हैं लोड्स इनटू द फाउंडेशंस. Gravity load effects on such walls are seldom significant and they do not control the design. ग्रेविटी लोड तो आपके सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सिग्निफिकेंटली जो मुकम्मल कंप्लीटली जो इफेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं वो सीज्मिक लोड्स हैं जो कंप्लीटली आपके स्ट्रक्चर के डिजाइन को कंट्रोल कर रहे होते हैं. यूजुअली देयर आर आल्सो सम अदर एलिमेंट्स विद इन द सच बिल्डिंग वेयर व्हिच वी कैन असाइन टू कैरी ओनली द ग्रेविटी लोड्स. कि सम स्पेसिफिकली एलिमेंट्स को भी आप प्ले कर सकते हैं स्पेशली फॉर द केस ऑफ ग्रेविटी लोड्स, स्पेशली फॉर द केस ऑफ सीज्मिक क्राइटेरियाज के स्पेसिफिक आपने एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जो कि स्पेसिफिकली लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो ये हमारे पास एक कंप्लीट वॉल सिस्टम था, प्रीवियस कंप्लीट वो जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है. थर्ड सिस्टम बेसिकली हमारा क्या है? ज्वाइंट है, मिक्सचर है दोनों चीज़ों का. एज अ कंपोजिट एज अ वॉल सिस्टम एंड एज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम. लेकिन वॉल सिस्टम के अंदर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉल टू द लेटरल फोर्सेस रेजिस्टेंस इफ एनी इज ऑफन निग्लेक्टेड. कि आपका जो वॉल्स के अंदर जो वॉल्स का कंट्रीब्यूशन है टू द लेटरल फोर्स, इवन सम केसेस के अंदर हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि दीज विल हैव नो एनी रेजिस्टेंस बेसिकली प्रोवाइड अगेंस्ट द सीज्मिक फोर्सेस. The special features of reinforced masonry, particularly suited for the construction of walls that resist both gravity and lateral forces, must be assigned to the structure. अगर आप वॉल सिस्टम के अंदर जा रहे हो तो वॉल सिस्टम के अंदर हमने प्रॉपर एक अटेंशन, प्रॉपर एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, रीइंफोर्स कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है, रीइंफोर्स मैसनरी प्रोवाइड करनी है जो कि आपकी ग्रेविटी एंड द लेटरल फोर्सेज या सीज्मिक फोर्सेज को रेजिस्ट कर सके एज अ म्यूचुअली. And third system, basically structural system, is the dual system.
In these reinforced concrete frames interacting with reinforced concrete or masonry walls together provide the necessary resistance to lateral forces, while each system carries its appropriate share of the gravity load. These types of structures are variously known as a dual hybrid or wall frame structures. ये आपके दोनों वॉल फ्रेम स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं कि एक पूरा कंप्लीट फ्रेम सिस्टम भी है और जहां पे हमें जरूरत पड़ी वहां पे हमने वॉल सिस्टम भी कंबाइन कर दिया, आया इन द केस ऑफ रीइंफोर्स्ड वॉल्स, आया इन द केस ऑफ मैसनरी वॉल्स आल्सो। इन वॉल्स ने अपना एक ग्रेविटी लोड भी उठाना है, स्ट्रक्चर का जो ग्रेविटी लोड उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो इन्होंने भी ट्रांसफर करना है, और साथ में एज अ फ्रेम के साथ मिलकर एज अ कंबाइन, एज अ ड्यूअल सिस्टम, एज अ ड्यूअल हाइब्रिड सिस्टम, एज अ वॉल फ्रेम हाइब्रिड सिस्टम, एज अ कंबाइन वो एक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी आप इस पिक्चर के अंदर भी क्लियरली देख सकते हैं। The selection of structural system for buildings is influenced primarily by the intended function. कि उसका पर्पस या उसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आर्किटेक्चरल कंसिडरेशंस क्या है, इंटरनल ट्रैफिक फ्लो क्या है, एंड द पीपल, बंदे कितने हैं, लोग कितने हैं, हाइट एंड एस्पेक्ट रेशो क्या है, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग। कि जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल सिस्टम है बेसिकली वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ट्रैफिक लोगों की अंदर पॉपुलेशन कितनी है, हाइट एंड एस्पेक्ट रेशोज क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग्स कितनी है, उस हिसाब से आप स्ट्रक्चरल सिस्टम को चूज कर रहे होते हैं कि स्ट्रक्चरल सिस्टम आई विल गो फॉर द फ्रेम सिस्टम, आई विल गो फॉर द वॉल सिस्टम, और आइदर वी हैव टू गो फॉर द ड्यूअल सिस्टम। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कॉन्फ़िगरेशन है कि स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर बिल्डिंग की अपनी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बिहेव करती है, या आपकी बिल्डिंग्स की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस नजर आ रही हैं। वी हैव चेंज डिजाइंस हियर, डिफरेंट जो है वो कंपोजिशंस हैं, डिफरेंट कंपोजिशंस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द ओवरऑल डिजाइन, may impose severe limitations on the structure in its role to provide the seismic protection। कि seismic protection के अंदर बिल्डिंग की अपनी कॉन्फ़िगरेशन, बिल्डिंग की अपनी ज्योमेट्री जो है वो प्रॉपर पॉजिटिव रोल प्ले करती है डिज़ाइन के अंदर। उसकी ज्योमेट्री को आपने प्ले किया, उसका पूरा कंप्लीट डिज़ाइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, because the intent is to present design concepts and principles rather than the set of solutions. Various alternatives within each of these three group of distinct structural systems listed above will not be considered. Some structural forms are however deliberately omitted। कि कुछ स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो आप ओमिट कर सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल सिस्टम आपने बेस्ड ऑन बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने चूज करना है, बेस्ड ऑन लिमिटेशंस चूज करना है। अगर आपका डिज़ाइन स्ट्रक्चर का जो है वो बिल्डिंग का जो लुक है, एस्थेटिक, अगर वो आपको खूबसूरत चाहिए तो स्ट्रक्चर के अंदर जो सीस्मिक रेजिस्टेंस है वो कम्प्लीटली आपकी जो है वो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरी ज्योमेट्री उसकी चेंज करनी पड़ेगी, पूरा डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टिंग ऑफ फ्लेट स्लैब्स, अगर आप फ्लेट स्लैब्स डायरेक्टली बना रहे हो जो कि कॉलम्स के ऊपर जस्ट रेस्ट कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर आपका स्ट्रक्चर तो फिजिबल है, ग्रेविटी लोड्स तो आपके इजीली ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इन स्लैब्स के अंदर जो है वो डिफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं, शेयर फोर्सेस बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो अगर इन फोर्सेस के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर आपकी लैटरल रेजिस्टेंस भी आ जाए, लैटरल फोर्सेस भी अप्लाई हो जाए, तो आपको डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन द शेयर ट्रांसफर बिटवीन द कॉलम्स एंड slabs necessary to sustain lateral forces in addition to the gravity loads। अब सिर्फ ग्रेविटी लोड्स नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास सीस्मिक इंटेंसिटीज भी आ गई। तो उस केस के अंदर जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली जो है वो इट नीड्स अ प्रॉपर अटेंशन। नाउ वी हैव अ ग्रॉस सीस्मिक रिस्पांस। अब बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हर एलिमेंट का इटसेल्फ सेपरेट एक रिस्पांस था ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए, overall under a seismic resistance। Now we have an overall structural response in elevation and in plan। कि elevation के अंदर एक फ्रंट से आपको पूरी कंप्लीट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नजर आ रही है। The building when subjected to a lateral forces only a building will act as a vertical cantilever। क्या आप एक कंप्लीट टावर नजर आ रहा है बिल्डिंग का बना हुआ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ओवरऑल उसका रेस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू द सीस्मिक फोर्सेस किस तरह से है, कंसीडर इट एज अ कैंटिलीवर। उसका बॉटम एंड जो है वो जमीन के साथ फिक्स है, उसका फाउंडेशन फिक्स है जमीन के साथ, लेकिन अपर एंड जो है वो फ्री है। जैसे आप फोर्सेस हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्लाई करते हो इन द केस ऑफ कैंटिलीवर, एग्जैक्टली इन द केस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सिमिलर बिहेवियर जो है वो फेस होगा।
द रिजल्टिंग टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, अगर उस बिल्डिंग के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल या लैटरल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द ओवरटर्निंग मूवमेंट विल बी ट्रांसमिटेड एट द लेवल ऑफ फाउंडेशंस। तमाम जो फोर्सेस हैं, प्रेशर्स हैं, टॉप स्टोरी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, लैटरल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, जिनकी वजह से पूरी बिल्डिंग जो है वो ओवरटर्न करने की कोशिश कर सकती है, ओवरटर्निंग मूवमेंट्स अप्लाई हो सकती हैं मेंबर के अंदर, तो तमाम फोर्सेस तो एट द एंड ट्रांसफर हो रहे हैं टू द फाउंडेशन। Once the lateral forces such as may act at each level of the building are known as the story shear forces। कि हर स्टोरी के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं हॉरिजॉन्टली, उनको हम स्टोरी शेयर फोर्सेस कंसीडर करते हैं, एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरटर्निंग मूवमेंट्स एट एनी लेवल एज शोन इन फिगर कैन रीडली बी डिराइव्ड फ्रॉम अ यूजुअल इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप्स। हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज करते हैं ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी लेटरल फोर्सेस अप्लाई हो रही है, इधर अगर टॉप के ऊपर अप्लाई हो रहा है या सीज़मिक की वजह से ग्राउंड फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वो फोर्स बेसिकली हर फ्लोर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर स्टोरी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ शेयर of all forces acting on the shaded portion of the building must be resisted by a shear and the axial forces and bending moments in the vertical elements in the third story। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट पूरा फ्रेम है, कंप्लीट पूरा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसका अंदर एलिवेशन में हम पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जो भी आपकी ये आपका बेस प्लेट है जो कनेक्टेड है विद द अर्थ, और ये अपर एंड जो है वो फ्री है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज एन कैंटिलीवर। हॉरिजॉन्टल प्रेशर, टोटल नॉमिनल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है, लेटरल फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो लेटरल फोर्स पूरे स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब पूरे स्ट्रक्चर का जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो स्टोरी के अंदर जो शेयर फोर्सेस जनरेट होते हैं वो इस तरह से जनरेट होते हैं। यहाँ पे शेयर फोर्स जो है वो कम से कम है, लेकिन जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हो वहाँ पे शेयर की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इस फोर्स के साथ साथ हर फोर्स के अंदर, हर लेवल के अंदर इसका अपना ग्रेविटी लोडिंग भी शामिल हो गया। और एग्जैक्टली इसी तरह से आपकी यहाँ पे मूवमेंट्स अगर टॉप के ऊपर जीरो है, तो मैक्सिमम ओवरटर्निंग मूवमेंट जो है वो कैंटिलीवर केस के अंदर बिसाइड सपोर्ट होती हैं, और तमाम जो नेगेटिव स्ट्रेसेस या मूवमेंट्स या ओवरटर्निंग वो आपकी फाउंडेशन की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। और थर्ड स्टेप के अंदर क्या कह रहा था वो? थर्ड स्टेप के अंदर था कि ऑल सम ऑफ ऑल द शेयर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लोर्स इन द शेडेड पोर्शन, अगर यहाँ पे आपके जो भी तमाम शेयर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो तमाम शेयर फोर्सेस की इंटेंसिटी जो है वर्टिकल मेंबर्स के अंदर अप्लाई हो जाएगी। अगर वर्टिकल मेंबर्स ने शेयर फोर्सेस की इंटेंसिटी को कैरी नहीं किया, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। So we have a several terminologies used normally in the case of buildings. All structures are assumed to be founded at the base or level 1, कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बेस है या लेवल 1 है, इसी हिसाब से हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे होते हैं। The position of a floor will be identified by its level above the base। फ्लोर जो है बेसिकली आप लेवल ऑफ द बेस के हिसाब से डिसाइड कर रहे हो। तो लेट्स सपोज दिस इज बेस लेवल 1 एंड लेवल 2 इज अदर फ्लोर, लेवल 3 इज अदर फ्लोर, लेवल 4 इज अदर फ्लोर, एंड अप टू द रूफ। रूफ लेवल इज आइडेंटिकल विद द टॉप लेवल। रूफ लेवल आपकी टॉप लेवल आ गई। द स्पेस और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लेवल्स के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस बेसिकली इज नोन एज द स्टोरी। दस द स्टोरी फर्स्ट स्टोरी इज बिटवीन लेवल 1 and 2। लेवल 1 and 2 के दरमियान जो दिस डिस्टेंस इज नोन एज द फर्स्ट स्टोरी, एंड द टॉप स्टोरी इज द लेवल बिलो द रूफ लेवल। ये आपकी जो फर्स्ट स्टोरी है बेसिकली ये आपका रूफ लेवल कहलाती है या टॉप स्टोरी कहलाती है। ये आपका फर्स्ट स्टोरी हो गई, ये सेकंड स्टोरी हो गई, थर्ड स्टोरी। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू द डिफरेंट स्टोरीज, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं, शेयर फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं, और ओवरटर्निंग मोमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। मजीद जब हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट इंशाल्लाह इस तरह का कोई एग्जांपल एक हम डिजाइन करने की कोशिश भी करेंगे सीस्मिक के अंदर, तो उस वक्त जो है हम कंप्लीट मैकेनिज्म को, फोर्सेस को लेके चल रहे होंगे। So this was in elevation. Now we have in plan कि पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर था, पूरी कंप्लीट बिल्डिंग इन एलिवेशन किस तरह से फोर्सेस को बियर करती है, नाउ इन प्लान किस तरह से फोर्सेस को बियर करती है। यही बिल्डिंग हम इसका प्लान कंसीडर कर रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज बोथ बॉक्सेस आर द प्लान्स, इनमें से कोई एक अज्यूम कर रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ रिजिडिटी। सेंटर ऑफ मास, ओवरऑल स्ट्रक्चर का मास किस पोजीशन को अप्लाई कर रहा है। यहाँ अज्यूम करते हैं कि दोनों पोजीशंस, दोनों जो लोकेशंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास और बेसिकली सेंटर ऑफ रिजिडिटी, बोथ आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट।
ये इस पूरे कंप्लीट जो हमारा एलिवेशन था, इस कंप्लीट एलिवेशन के प्लान्स हैं और इसके ऊपर जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटीज अप्लाई हो रही हैं। द स्ट्रक्चरल सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फ्रेम्स भी हो सकते हैं शोन इन द फिगर कि फ्रेम्स आपके पास, अगर ये प्लान है तो ये आपका एक फ्रेम हो गया, ये आपका दूसरा फ्रेम हो गया, या तीसरा फ्रेम हो गया, या चौथा फ्रेम हो गया। अंदर अगर आपके अदर एलिमेंट्स आ जाती हैं तो नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके डिफरेंट हो जाते हैं। एक्जैक्टली इसी केस के अंदर ये फ्रेम और ये फ्रेम हो सकता है कि इक्वल हैं दोनों, और ये वाई वाई फ्रेम जो है वो दोनों इक्वल है। तो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो वॉल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, फ्रेम्स हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बोथ है, वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंडिंग होता है या डिपेंडेंट हो जाता है। उसी वजह से आपका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ रिजिडिटी भी चेंज हो जाता है। The position of the resultant force in the horizontal plane will depend on the planned distribution of vertical elements. कि जो आपका horizontal total pressure है बेसिकली, या horizontal force जो एक्ट कर रहा है, वो आपकी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इसका जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस हैं, वो आपके अंदर की जो मेंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल मेंबर्स की, उस हिसाब से वो चेंज हो रहा होता है। एंड इट मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड, कि उसको हमने कंसीडर करना ही करना है व्हाइल एनालाइजिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम कंसीडर करते हैं। As a consequence, two important concepts must be defined. These will enable the effects of building configurations on the response of structure and structural system to lateral forces to be better appreciated. कि जो भी आप structural element consider करने लगे हो, the center of mass and center of rigidity must be evaluated. कि जब हम एनालाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर को अंडर सीस्मिक प्रेशर्स, हम उसको कंसीडर करके ओवरऑल हमारी जो लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेसेस, रेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज तमाम कंसीडर करते हैं। बिल्डिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो तमाम रोल प्ले कर रही होती है। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन सीस्मिक रिस्पॉन्स, कि बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अफेक्ट करता है सीस्मिक रिस्पॉन्स को। An aspect of seismic design of equal if not greater importance than structural analysis is of the choice of the building. Some cases के अंदर ऐसा होता है कि हमारे जो structural analysis है, by analyzing of any type of structure, seismic design के अंदर building configuration जो है वो उसकी analysis से ज़्यादा important है, क्योंकि by observing the fundamental principles relevant to the seismic response, more suitable structural systems may be adopted. कि जो स्ट्रक्चरल सिस्टम आप अडॉप्ट करने लगे हो, जो स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री, बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन चूज करने लगे हो, दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या कहते हैं अनडिजायरेबल शेप्स, कि अगर आप बिल्डिंग की शेप इस तरह से रख रहे हो फॉर सीस्मिक रेजिस्टेंस, दीज विल बी कंसीडर्ड अनडिजायरेबल शेप्स। एल शेप बिल्डिंग आपने रखी, यहाँ से कोलैप्स हो सकती है। यू शेप बिल्डिंग यहाँ से कोलैप्स हो सकती है, जॉइंट्स दोनों। एच शेप है, एच शेप को अगर आपने प्रोवाइड करना है प्रिफर्ड शेप्स, दोनों के दरमियान एक जॉइंट प्रोवाइड कर दो, ये अंदर वाला पोर्शन अलग है, ये दोनों पोर्शंस अलग हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्स, सिंपल एंड रेगुलर प्लान्स आर प्रेफरेबल। डोंट गो फॉर द एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कीप स्ट्रक्चर्स एज सिंपल एज पॉसिबल। सिंपल स्ट्रक्चर्स पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है कि जितना भी स्ट्रक्चर के अंदर आप जो ज्योमेट्रीज को प्ले करते हैं उतना ही स्ट्रक्चर डेंजरस हो जाते हैं फॉर द केस ऑफ सीस्मिक। इसलिए सिंपलर प्लान्स एंड रेगुलर सिंपल प्लान्स मस्ट बी प्रोवाइडेड और मस्ट बी प्रिफरेबल। Building with articulated plans such as T and L shape should be avoided or subdivided into the simple forms. कि अगर आपके पास L फॉर्म है या T फॉर्म है तो उनको आप ब्रेक कर दो, तो कंपोनेंट्स के अंदर U शेप्ड है तो U शेप को आप इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह से सेपरेट कर दो, जंक्शन जॉइंट्स दे दो प्रोवाइड के अंदर, स्ट्रेंथन या इन दोनों को स्ट्रेंथन कर दो, या आप सिंपल केसेस के अंदर चले जाओ। तो ये हमारे पास अनडिजायरेबल शेप्स हैं, ये हमारे पास प्रेफरेबल शेप्स हैं। तो L शेप्स, T शेप्स स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो उसकी सिमेट्री को ब्रेक कर देते हैं। अदर पॉइंट इज सिमेट्री इन प्लान शुड बी प्रोवाइडेड वेयर पॉसिबल। Gross lack of symmetry may lead to significant torsional response, the reliable prediction of which is often difficult. कि जब आप एक स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल नहीं बनाते, सिमेट्रिकल क्या होता है, जब हम स्ट्रक्चर को कट करते हैं दो हिस्सों के अंदर, दोनों जो पार्ट्स हैं बेसिकली वो एक जैसे ही नजर आते हैं, ऐसा मिरर इमेज नजर आते हैं। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को, अगर यहाँ पे आपका सीस्मिक का प्रेशर या इफेक्ट अप्लाई हुआ है यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये टॉर्जनल इफेक्ट जनरेट होता है इस मेंबर के लिए। तो वहां पे सिमेट्री जो है वो बेसिकली आपका एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही होती है। ग्रॉस लैक ऑफ टोटल सिमेट्री का अगर लैक है, आपने प्रोवाइड नहीं की, मे लीड टू अ सिग्निफिकेंट टॉर्जनल रिस्पॉन्स। मच ग्रेटर डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन बिल्डिंग्स सिचुएटेड एट स्ट्रीट कॉर्नर्स।
कि स्ट्रीट के अंदर जो कॉर्नर्स के ऊपर घर बनाए जाते हैं या कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट नजर आ रहे होते हैं बनस्पत के सेंटर रीजन्स के अंदर वेयर स्ट्रक्चर सिमेट्री इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव, कॉर्नर्स के ऊपर सिमेट्री नहीं होती। देन इन दोज along streets where a more simple rectangular and often symmetrical structure plan could be utilized। तो आपके जो कॉर्नर प्लान्स, कॉर्नर के अंदर जो आपके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वहाँ पे आप सिंपल ज्योमेट्रीज प्रोवाइड कर दो, बजाय उनको कनेक्ट करने के, बजाय उनको जो है वो आप, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो सिमेट्री जीरो होने की वजह से टॉर्जनल इफेक्ट जनरेट होते हैं, और टॉर्जनल की वजह से एक तो सिमेट्रिकल सपोर्ट्स नहीं होती, दूसरा स्ट्रक्चर इटसेल्फ सीरियसली डैमेज हो जाता है। बाकी इरेगुलरिटीज, बाकी सारी लोडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस करा है। सो फॉर एग्जांपल हियर आप इसको पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये आपका एक पिक्चर नजर आ रही है कंप्लीटली। अगर आपकी स्ट्रेसेस इस जंक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है, यहाँ पे जंक्शन के अंदर अप्लाई हो रही हैं, तो ये रीजन जो है वो बेसिकली आपका सेंसिटिव रीजन हो जाता है। ये आपके कर्व्ड शेप्स के अंदर है, इनके कॉर्नर्स जो है वो प्रॉपरली नहीं है, ये आपका कर्व फॉर्म के अंदर है, ये आपका प्लान है, ये आपका प्लान है। इन बिल्डिंग्स को आप सिंपल फॉर्म के अंदर सेपरेशन जॉइंट्स में कॉम्प्लेक्स प्लान इनटू अ सिंपल प्लान्स, कि आपने जहाँ पे जस्ट सेपरेशन जॉइंट प्रोवाइड कर दिया तो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेफर साइड पे चला जाता है, सिंपल ज्योमेट्रीज है। उसके बाद एन इंटीग्रेटेड फाउंडेशन सिस्टम शुड टाई टुगेदर ऑल वर्टिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन बोथ प्रिंसिपल डायरेक्शंस, कि जो इनके फाउंडेशन है आपस में, वो फाउंडेशन को एक प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करना है। फाउंडेशन के मेंबर्स के दरमियान एक बॉन्डिंग होना जरूरी है। फाउंडेशन रेस्टिंग पार्टली ऑन रॉक एंड पार्टली ऑन सॉइल शुड प्रेफरेबली बी अवॉइडेड, कि आधा फाउंडेशन जो है वो आपका रॉक्स के ऊपर है, आधा फाउंडेशन जो है वो सिंपल सॉइल्स के ऊपर है, तो वो एक डेंजरस मैकेनिज्म डेवलप होता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट अपीयर हो सकती है वहाँ पे। एक साइड जो है वो बिल्डिंग की पूरी बैठ सकती है किसी अर्थक्वेक की वजह से या नॉर्मल सॉइल स्टेबलाइजेशन की वजह से। तो उस केस के अंदर जो है वो हमने कोशिश करनी है कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को रखें। अर्थक्वेक के लिए स्पेशली हमने सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को चूज करना है, और सिंपली जो है वो तमाम एक जैसी बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है। Lateral forces resisting systems within a one building with significantly different stiffnesses such as structural walls and frames should be arranged in such a way that at every level symmetry in lateral stiffness is not grossly violated। कि अगर आपका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है तो कम से कम जो सिमेट्रिकल स्टिफनेस होनी जरूरी है। मेंबर के अंदर जो स्टिफनेस है, मेंबर्स की आपस में स्टिफनेस है, मेंबर का आपस में कनेक्शन है, वो कनेक्शन बेसिकली कॉमन होना जरूरी है। Thereby undesirable torsional effects will be minimized, कि undesirable torsion जो जनरेट हो रही है उसको हम कम से कम हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर अपीयर होने दें, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो सेफर साइड के ऊपर चला जाएगा। ये अगेन हम इमेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, अनडिजायरेबल शेप्स, अनडिजायरेबल बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस एंड प्रेफरेबल डायमेंशंस या स्ट्रक्चर्स जो आप चूज कर सकते हैं। नाउ असाइनमेंट नंबर 5, एक्सप्लेन द सीस्मिसिटी एंड टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर सीस्मिसिटी क्या है या पाकिस्तान के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, प्लीज एक्सप्लेन इट ब्रीफली। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन इन डिटेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सीस्मिक रेस्पॉन्स। सीस्मिक रेस्पॉन्स इन जनरल हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ फ्लो डायफ्राम एंड टॉर्जनल इफेक्ट, जिसके लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी अटैच कर दूंगा लेक्चर के साथ। उस वहाँ से आपने गाइडेंस लेनी है और आपने इन्फ्लुएंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सीस्मिक रेस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ फ्लो डायफ्राम एंड टॉर्जनल इफेक्ट्स आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो प्रिसाइज में रखना है, जो स्लाइड्स के अंदर डेटा है। इनके अलावा अगर आप सीस्मिसिटी से पाकिस्तान से स्पेसिफिकली नेट से कहीं से हेल्प मिल जाती है थोड़ी बहुत, PMD वेबसाइट से चेक कर लेना, अगर आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स मिल जाती हैं तो ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज जो सफिशिएंट है डेटा स्लाइड्स के अंदर प्रोवाइड वो आप यूज कर लें। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर जो रोल ऑफ फ्लो डायफ्राम एंड रोल ऑफ टॉर्जनल इफेक्ट्स जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।